मैं हूं संत एमएस जी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। वेल आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ में गुरुजी फिर से हैं संत राम रहीम एंड इनकी तीसरी फिल्म इनकी इनफैक्ट एमएसजी सीरीज़ में आ रही है द वॉरियर लायन हार्ट एंड प्रोमो बहुत ही धमाकेदार है एंड गुरुजी इज़ इनफैक्ट इसके अंदर ही गोज़ बैक इन टाइम एंड कहीं ना कहीं अगर इनको आप देखें तो ये पिछले इंटरव्यू कंपैरिजन में तो ही इज़ बिकमिंग यंगर एंड यंगर, मतलब युवावस्था की तरफ फिर से इनफैक्ट जा रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा में। बहुत आशीर्वाद। एंड इनफैक्ट मैं देख रहा था इसके अंदर दैट आपके इनफैक्ट आई थिंक डबल रोल भी आपका है इसके अंदर, जहाँ तक ट्रिपल रोल भी आपका इनफैक्ट है, और जो आपका यंगर वर्जन जो था उसमें एक बहुत ही तेज नज़र आ रहा था जिस तरीके से इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है। एंड कैसा आपका तजुर्बा रहा इस वॉरियर लायन हार्ट में काम करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक्शन के लेवल पे आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें नई चीज़ें मेरे ख्याल से करने की कोशिश करी हैं। जी हाँ, और फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार के रूप में आ रहे हैं। पहले जैसे 2 फिल्मों में आए तो एज ए गुरु, लेकिन इसमें एक किरदार है, राजपूत योद्धा है जो 300 साल पहले एलियन से लड़ा था, तो उसकी एक स्टोरी है। पर वो हकीकत में जो हमारा आज के टाइम में मतलब वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है। तो वो कैसे टॉप सीक्रेट एजेंट बना, इतना हाईटेक कि वो पेन से तलवार बनाता है, तलवार से वो रॉकेट लॉन्चर बनाता है, इतनी हाईटेक साइंस है उसके पास, ये सब कैसे हुआ। तो इसके लिए बैकग्राउंड में जाते हैं 300 साल पहले, तो तब उसका नाम शेरदिल है। तो वो डबल रोल है और एक बीच में बुजुर्ग का रोल, वो भी हमारा ही रोल है। तो ये 3 रोल हमने इसमें किए हैं और इसमें पूरी फैमिली पिक्चर है। इस योद्धा की पत्नी है, इसके बच्चे हैं, 2 सॉन्ग भी हैं, एक परिवार के साथ है और एक किसान जो सुसाइड कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक पूरा सॉन्ग है। ओके, आई थिंक पहली बार हम आपको इनफैक्ट एक हद तक रोमांस करते हुए देखते हैं, बिकॉज आपकी इनफैक्ट वाइफ भी इसमें दिखाई गई, बहुत खूबसूरत इनफैक्ट आपकी वाइफ हैं और आपके मतलब आप उनके साथ में रोमांस भी करते हुए आप कुछ हद तक नज़र आते हैं, वो आपसे शिकायत भी कर रही हैं। ये आपका तजुर्बा कैसा रहा कि दैट पहली बार आप अगर देखा जाए तो आप स्क्रीन के ऊपर यू आर एक्चुअली रोमांसिक समवन? हम नेचुरल रहे, क्योंकि हमें ये था कि आज अगर एक किरदार निभा रहे हैं तो किरदार के अकॉर्डिंग ही हमें सब करना है। हमने सोचा ही नहीं कि हम एज ए गुरु कुछ कर रहे हैं, कि एज ए किरदार, तो उसमें नेचुरल लगा और उसमें कुछ अश्लीलता नहीं, कुछ नग्नता नहीं, क्योंकि पूरा हम सब लोग जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तो वो एक रिश्ते की एक सीमित जो होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं और जो भी आपने बोला कि वो चीज़ें भी इसमें सॉन्ग में भी आएगा, तो वो करते टाइम ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। एंड जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप काफ़ी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 32 गेम्स आप खेलते हैं एंड इसमें भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक शौक एलिमेंट है वो होना चाहिए। आई थिंक वो किसी भी इंसान के अंदर जब तक आप शौकी है तो वो इनफैक्ट यंग रहता है और जिंदा दिल भी कहीं ना कहीं रहता है। वो आपका तजुर्बा कैसा रहा कि दैट आप जिस तरीके से हंसते हंसते आप मुश्किल से मुश्किल काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, हमें लगता है कि हम बचपन से ही ऐसे थे, गेम बहुत खेलते थे, एग्रीकल्चर का बहुत शौक था, बहुत बड़ा घराना था, तो पर फिर भी हम नौकर की बजाय हम खुद काम करना पसंद करते थे कि अपना काम बांट के लेते थे, कंपटीशन की टाइप शुरू से। और एक था कि ईश्वर की भक्ति, वो हम 5 साल के थे तब से शुरू हो गए थे। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन जो वेदों में लिखा है कि अगर आप वो करते हैं तो आपका विल पावर आता है, और विल पावर ही एक ऐसा है जो एज के जो साइन आते हैं उनको भी रोकता है और बॉडी पावर को मेंटेन करके रखता है। तो हमें लगता है ये सब भगवान की कृपा ही हम कहेंगे, जिसकी वजह से हम इतने काम एक साथ करते रहते हैं। 32 नेशनल गेम खेलते हैं, इंटरनेशनल कोच हैं हम, बहुत सारे गेमों के, बहुत सारी लड़कों को हमने सिखाया जो आज देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। जी गुरुजी, आप जैसे आप हम पहले भी आपसे बात हुई है और आपने बताया है कि दैट बहुत से आप सोशल इवल्स को आपकी कोशिश रहती है कि आप उसको आप कहीं ना कहीं ख़त्म करें। इसमें आपने बताया कि जैसे किसान जो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या जो कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक इनफैक्ट एक गाना भी इसमें कहीं ना कहीं रखा है। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एक जो पूंजीवादी जो मानसिकता है वो कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ रही है, उनको बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, और जो किसान जो अनाज उपजाते हैं उनको शायद उतना उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको वक्त नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज़ों में पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन किसान के जो कर्ज़े होते हैं, छोटे छोटे कर्ज़े, वो माफ़ नहीं होते। आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में?
जी हाँ, क्योंकि हम खुद किसान रहे हैं, किसान के घर में पैदा हुए, तो हमने ये चीज़ें देखी हैं कि किसान बहुत कमाता है, सारा दिन मेहनत करता है बेहद, चाहे वो नौकर हो चाहे किसान खुद हो जो करने वाला है। जी बिल्कुल। तो इतना मेहनत करने के बाद उनको बहुत कम हाथ में आता है और उसी से बेचारा गुजारा करता है और पूरे देश का पालन पोषण भी करता है। बिल्कुल। उस पे पहले हमने देखा था, जब हम ये आपको बात बताएंगे शायद 85 या 86 की बात है, उसके बाद हमने उतना नहीं सुना। तो ये था कि अगर किसान के पास इतनी जमीन है, उससे अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो टूट जाएगी। उसकी कीमत कितनी है, किसान की जमीन की कुल कीमत 7 लाख है, वो टूट जाएगी। लेकिन वहीं एक मकान शहर में है किसी व्यापारी का, वो एक छोटा सा मकान है जी, ये तो थोड़ी सी जगह में है, पर वो करोड़ों का है, वो नहीं टूटेगा, उसकी 7 लाख की जमीन टूट सकती है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगा करता था कि ये है क्या, कि मतलब एक किसान है जो दिन रात मेहनत करता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर एक्शन है, और एक मकान है वो अगर बेच दे तो उसकी पीढ़ियां खाएंगी, उसको कोई फर्क। तो ये मतलब कम से कम बराबर का दर्जा तो किसान को उनके होना ही चाहिए, कि एक लिमिट होनी चाहिए कि 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर किसान रखते तो दूसरा भी उतनी रख सके, उससे ज्यादा होगी तो सब पे एक्शन होना चाहिए। तो हमें लगता है कि किसान इस मामले में बहुत पीछे थे तब, और आज जो देखा जाता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, तो किसान की जो फसल है उसको वो कमाता है 5 रुपए, लेकिन बैठे बैठे लोग उनसे लेके 15 रुपए कमा लेते हैं। तो ये अगर सीधी मार्केटिंग किसान से ही हो, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे, तो हमें लगता है किसानों की ये दयनीय स्थिति जो है उससे वो बाहर आ सकता है। गुरुजी, आपका इसके बारे में क्या आपका सोच है कि आज के टाइम में काफ़ी हद तक ये देखने में आ रहा है कि दैट इंसान जो है वो अपनी खुद की मोहमाया में इनफैक्ट फंसा हुआ है, और बजाय इसके कि दुनिया को इनफैक्ट रास्ता दिखाने के या फिर दुनिया को साथ में लेके चलने के, अपनी खुद की मोहमाया में फंस गया। जैसे किसान की भी अगर बात करें, वो किसान जो है, आई थिंक वाहिद किसान ऐसा शख्स होता है जो कि दुनिया को कुछ ना कुछ देने ही के बारे में सोचता है हमेशा। उसको मिलता तो बहुत ही कम है, जितना कि वो मतलब द अमाउंट दैट ही गिव्स टू पीपल इन द वर्ल्ड इज फार फार मोर। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, दैट मोह माया जो है वो अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरों के प्रति कम होती जा रही है? बिल्कुल, आपने जो कहा 100% सच है, सही बात है। हमें समझ नहीं आता लोग जो इतना इस माया के पीछे भागते हैं। खाने तो 2 रोटी है, अगर आप वो सोने की थाली में खा लेंगे तो भी रोटी ने काम करना है, सोने ने तो काम करना नहीं। वेदों में अगर लिखा है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कि अगर आप उसका कुछ लेना चाहते हैं बॉडी के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये नहीं है, अब टॉयलेट सीट अगर आप 1000 रुपए की लगा लेंगे तो भी वही काम करना है, और वहां अगर सोने की लगी तो भी वही काम करना है। तो आखिर क्यों, मतलब जैसे आपने बोला कि इतना क्यों भागा दौड़ी लगी हुई है। हमें लगता है लोग अपना सुख लेने का नहीं, एक जोड़ जोड़ के रखने वाला काम करते जा रहे हैं। खुद को कितना सुख मिलना है वो कोई ले पाता है, तो दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। हम कहा करते कि पशु और इंसान में फर्क क्या है। आज अगर पशु को देखें, हमने देखा अपनी आंखों से, एक पशु के चोट लगी, सबने आगे घेरा और उसका लिपअप होती, यानी जीभ से चाटने लगे। दूसरी तरफ हमने देखा एक आदमी रोड के किनारे तड़फ रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, हम पीछे थे, आ रही हैं, देखा, चले गए, हमने उसे उठाया, हॉस्पिटल ले गए। हमें ये दोनों मंजर सामने नजर आए कि इनमें पशु कौन है? क्या बात है? क्या वो जो अपने साथियों को साथ लेके एक के चोट लगी उसको चाट रहा है, या वो जो अपने साथी को देख के भाग रहा है? तो अब इसका निर्णय तो जनता ले सकती है। हमें लगता है पशु किसको कहा जाए, मतलब यही समझ नहीं आ रही। पशु तो ज्यों के त्यों हैं, आज भी अपना झुंड बनाते हैं, आज भी वैसे रहते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ उनमें होती हैं, लेकिन वो उपचार भी करते हैं, साथ भी रहते हैं। लेकिन इधर तो देखते तक नहीं यार, कौन पंगा ले, कौन गड़ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा कि आज अपने लिए ही सिर्फ लोग सोचते हैं, और इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। बिल्कुल। जब आपका पहला आपके इनफैक्ट पार्ट आया था MSG का, तो हमने उस वक्त भी बात करी थी। आपने बोला था कि दैट कहीं ना कहीं आप फिल्मों में आपको सिर्फ इस वजह से दिलचस्पी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ सोशल चेंज आप कहीं ना कहीं आप लाना चाहते हैं, एंड उसमें आपको कामयाबी किस तरीके से, बिकॉज इट्स अ बिग मीडियम, बहुत मतलब लोगों तक पहुंच जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके जो क्रिटिक्स हैं, उनका मानना ये है कि अभी कहीं ना कहीं बजाय मतलब सोशल मैसेज के, कहीं ना कहीं गुरुजी कुछ ये भी आता है नज़र कि जब हम देखते हैं कि दैट बेस्ट एक्टर, और आपके मतलब काफ़ी सारे इनफैक्ट ये आप करीबन 30 चीज़ें आप उसमें, कोरियोग्राफर भी आप हैं और ये सब चीज़ें भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि दैट उसमें आपका सेल्फ प्रमोशन ज़्यादा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं शायद वो जो आपका मैसेज था वो शायद कम होता जा रहा है। क्या आप क्रिटिक्स को आपने क्या जवाब देना चाहेंगे? हम उनको बताना चाहेंगे, हम बेसिकली हमारा ज़िंदगी का मकसद है नशा छुड़वाना, वैश्यावृत्ति छुड़वाना और मांसाहार। हमारे पास हर संडे को फिल्मों से पहले, उनको बताना चाहते कि फिल्मों से पहले हर संडे को लगभग 2 से 5 हज़ार लोग आते थे।
अब जैसी फिल्में खत्म हुई, हमने सत्संग नहीं किए उसके बाद, जैसी फिल्में खत्म हुई हैं उसी संडे वही टाइम को लोग 25,000 से 50,000 तक ड्रग छोड़ने और ये बुराइयां छोड़ने आ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद था, वो पूरा हुआ। लोग पहले भी हमें गुरुजी कहते थे, आज भी कहते हैं, पहले भी गुरुजी के रूप में आदर करते थे, आज भी करते हैं। हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो चीजें हमने दिखाई वो रियलिटी है। हमारे वेदों में ऐसा होता था, उदाहरण के तौर पे अगर ये लें कि राम जी तो पता नहीं कितने बड़े थे, अगर रावण की बात करें तो वो कंधे पे एटम रखता था, साउंडलेस उसके जहाज थे, सफल क्लॉन गया था, उसके 5 बच्चे थे, उसने 1 लाख बनाए, उसके आगे 1.25 लाख थे, तो वो सफल क्लॉन गया था। ये रामायण में हमने रिसर्च किया तो निकल के आया सब कुछ। तो अगर हमारे देश में इतनी साइंस थी, अगर उसमें से कुछ चीजें हम दिखा देते हैं, हालांकि वो बीएफएक्स की चीजें हैं, लेकिन वो तब रियल हुआ करती थी, तो हमें नहीं लगता कि वो उसमें हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं। बाकी रही बात कि 30 काम इसमें हम कर रहे हैं, काम जो नहीं कर रहा उसको तो टोकना चाहिए। अगर कोई ओवर कर रहा है तो उसको टोकना नहीं, उसको फॉलो करना चाहिए। यार हम भी इंसान, हमें भी ये करना चाहिए। क्या बात है। जैसे अब अभी उसमें हम देखते हैं कि जैसे आपने जब आप पास में जाते हैं और आप दो बहुत ही खतरनाक से राक्षसों टाइप को आप एक साथ आप उसमें धराशायी कर रहे हैं, उसमें कहीं एक वो चीज़ नहीं होती कि दैट यार दिस इज समथिंग, ये तो मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल नहीं है। और ये इनफैक्ट हम फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन गुरुजी जो हैं सिंस कंसिडरिंग दैट वो एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है जी? तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमने जो वेदों में पढ़ा, ये जो आप देख रहे हैं बहुत छोटी चीज़ है, जब आप फिल्म में देखें तो पता चलेगा कि हमने उन पे जीत हासिल करी कैसे। कि उससे पहले मेडिटेशन किया, एक पावर हासिल की। हमारे जो ऋषि मुनि संत हुआ करते थे वो पानी पे चला करते थे, उन्होंने हजारों टन के पहाड़ को अपने हाथ से रोक दिया था। श्री गुरु नानक देव जी ने एक पहाड़ को रोका है, उनका पंजा, उनका हाथ उसके अंदर धसा हुआ है। तो ये तब से हकीकत चली आ रही है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा 300-400 साल पहले की बातें हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि हवा में उड़ते थे, हवा में समाधि लगा के बैठ जाते थे और ऊपर उठते चले जाते थे, और एक ही सेकंड में आप यहां बैठे हैं, लाइव वहां कहीं और पहुंच जाते थे। तो ये चीजें होती थी और उसी को हमने एक दिखाया है, ये बताने के लिए आज के यूथ को कि आप विदेशों की तरफ भाग रहे हो। कभी विदेशी इसलिए मान करते थे कि हम नालंदा पढ़ने जा रहे हैं भारत में, तो क्यों आप हमारे कल्चर को छोड़ रहे हो जो इतना रिच है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये दिखाएं कि भी ऐसा कुछ था, पर वो मेडिटेशन से। और इसमें भी आप देखेंगे वो हमें पकड़ते हैं, और जब फिल्म में देखेंगे तो मेडिटेशन से ही हम उनको जीत पाते, अदरवाइज हम उनके सामने कुछ भी नजर नहीं आता। गुरुजी, मैं आपसे पहले भी जब आपसे मिला हूँ, आपने मुझे इनफैक्ट बायोलॉजी के आपने मुझे एग्जांपल्स बताए हैं, साइंटिफिक आपने मुझे एग्जांपल्स बताए हैं, वेदास के आपने एग्जांपल्स बताए हैं, रामायण के आपने, आप कुरान भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने सारे आपने ग्रंथ पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या है ना, जैसे अभी अगर साइंटिफिक अगर कोई अगर आदमी होगा, साइंटिस्ट होगा, तो वो कहेगा कि यार कोई हवा में कैसे उड़ सकता है, कोई कैसे, मतलब ये एक मतलब सवाल आ सकते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि दैट कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिस इज समथिंग दैट इज फार फेच्ड, और ये अंधविश्वास चीज़ें फैलाती हैं। और लेकिन ये है कि आस्था भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इंडिया जैसे कंट्री में तो आस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग मेरे ख्याल से आस्था पे ही टिके हुए हैं सैकड़ों सालों से, सदियों से इनफैक्ट। तो आप ये जो दो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं कि साइंटिफिक व्यू एक कहता है कि यार ये तो अंधविश्वास है, दूसरा ये है कि दैट ये आस्था की बात है, आप कैसे उसमें देखते हैं? अगर साइंस की बात करें तो साइंस आज से 25-30 साल पहले अपने देश में ये नहीं सोचते कि मोबाइल भी आ जाएंगे। क्या बात? अगर तब कोई कह देता मोबाइल है, झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आज मोबाइल आ गए। और साइंस कभी ये नहीं कहती थी पहले कि यार चंद्रमा पे भी जाया जा सकता है, लोग वहाँ प्लाट काटने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या बात है? तो हमें लगता है वो कहेंगे यार ये भी अंधविश्वास है। तो साइंस के असल में जो हम कर रहे हैं धर्म, वो महासाइंस है। उदाहरण है हमारे पास, हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होते हैं। 1850 में साइंस ने माना कि बैक्टीरिया होता है, 1892 में माना बैक्टीरिया वायरस होता है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने मानी। वेदों में लिखा था लाखों चंद्रमा सूरज हैं। अमेरिका से काफी साइंटिस्टों ने हमें लिखा, बात भी की कि गुरुजी ये सब झूठ है। जैसे आपने कहा वो लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, पर उनका बाद में ईमेल आया, गुरुजी आपके धर्म सच्चे हैं। हमने थोड़ा सा खगोल ढूंढा है, थोड़ा सा अंतरिक्ष में से रिसर्च किया है, कई सूरज मिल गए, इसका मतलब सैकड़ों भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब धर्म साइंस है, पर जब ये इसमें कि मैं तेरे को मंत्र दूंगा, तू मुझे 1000 दे, तू मेरे माथा टेक पैरों पे गिर, तो जब ये चीजें चल पड़ती हैं तो लोगों को पाखंड लगता है। हकीकत ये है ऐसी चीज वेदों में है ही नहीं। वेदों में लिखा ही नहीं भगवान को दो, वेदों में लिखा है भगवान से लो। क्या अच्छी धरती उपजाऊ हो,
अच्छी तंदुरुस्ती, शरीर तंदुरुस्त है, सब कुछ सही है, अच्छी संतान, अगर वो अच्छे हैं तो आपके घर स्वर्ग है। क्या बात है। अगर मांगना ही है तो अच्छा पानी और ईश्वर से ईश्वर को मांगो। क्या बात। वहां कहीं नहीं लिखा कुछ दो। क्या बात। ये देने वाला चक्कर है, इसी ने शायद लोगों को भ्रमित कर दिया है, वरना हमारे यहाँ जो वेद है वो महासाइंस है। क्या बात है गुरुजी। आप एक कुछ हद तक अगर देखा जाए एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आपका इम्पैक्ट भी है, बिकॉज आपका जो डेरा सच्चा सौदा का आपका जो ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ की आपकी इनफैक्ट एक फॉलोइंग है विच इज़ वेरी सब्सटैंशियल। आप देखते हैं कि दैट किसी तरीके से पंजाब के इलेक्शंस में आप कोई अपना कोई रोल देखते हैं दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशल इलेक्शन। बहुत जैसे नशावृत्ति की आपने बात करी, अब एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब जिसने बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं कि दैट किस तरीके से नशा वहाँ पर एकदम बिल्कुल दीमक की तरह फैल चुका है कि हर फैमिली में से एक कोई बंदा जो है वो नशा कर रहा है। और बहुत कुछ लोगों का मानना था कि शायद फिल्म में एग्जैजरेशन था, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ हद तक सच्चाई भी थी। आप कैसे देखते हैं कि कंसिडरिंग दैट आपके सोशल आपके मैसेजेस आप रहे हैं, डू वी सी आपका कोई इम्पैक्ट पॉलिटिकली इन पंजाब इलेक्शंस? जब भी इलेक्शन हुए हैं और हमने एक ही चीज़ लोगों को बोली और आज भी आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि वो लोग जो समाज में रह के समाज की सेवा करें जी, नशा छुड़वाएं, कन्या भ्रूण हत्या वो रुकवाएं। क्या बात। ड्रग जितना भी तरह का है वो नशा वो खत्म होना चाहिए और समाज में जो ड्रगी हैं उनका इलाज करवाएं। आप कह देते नशा बंद होना चाहिए, बंद हो जाए, लेकिन जो ले रहे हैं उनका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। आप उनका इलाज करवाएं, तो जो ऐसे एफिडेविट बनाएं उन पे साइन करवाएं, जो उसको फॉलो करेगा उसका साथ दे। ओके सो आप लेकिन पत्ते नहीं शुरू से ऐसा कहते नहीं पत्ते नहीं, हमारा हकीकत है। कहीं भी कोई कहीं भी बोला हो, जब से हमने जन्म लिया, अब तो हम 23 साल के गुरु बने, गुरुजी ने बुलाया था, उससे पहले भी बहुत बड़ा घराना था, लोग आते थे सब, लेकिन कभी भी लोगों ने बहुत का एमएलए बना देते हैं, आपको एमपी बना देते हैं, सरपंच से शुरू हुआ एमपी तक पहुंच गया, लेकिन हमने हाथ ही जोड़े कि हमारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, आप तो आराम से इनफैक्ट कि हमारा तो ईश्वर से की भक्ति है और समाज का भला। तब भी करते थे जितनी पहुंच थी और आज भी करते जितनी ईश्वर करवाते। क्या आगे भी क्या बात है। उरी में इनफैक्ट 17 जवान जो हैं उनको इनफैक्ट मार दिया गया, वो भी सोते में। ये कहीं से भी मर्दानगी की निशानी भी नहीं है और ये कोई इनफैक्ट जैसे आपके वहाँ हम युद्ध देखते हैं तो वो भी युद्ध अगर करना है तो आमने सामने क्या होना चाहिए, ऐसे सोते में किसी को नहीं करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस चीज़, बिकॉज आपके हम ट्रेलर में लाइन हार्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप दुश्मन को आप ध्वस्त कर रहे हैं। पहले भी आपकी फिल्मों में हमने देखा है कि आप मतलब हिंदुस्तान से जो आपका एक लगाव है और कैसे आप एक मैसेज देना चाहते हैं। हाउ डू लुक एट दिस आस्पेक्ट कि दैट कभी भी ऐसे होता है कि दैट मतलब कोई भी घुस आता है और ऐसे मतलब करके निकल जाता है और कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमें बड़ा दुख लगता है इन चीज़ों का जी कि अगर सरहद पे हमारे सैनिक हैं तभी हम आराम की नींद सोते हैं जी, पर उनका मरना उतना शायद लोगों के लिए मायने नहीं रखता। शायद उनको उतनी हाईलाइट ही नहीं कोई देता कि चलो हो गया तो हो गया यार, ये तो होना ही था, ऐसे कैसे होना था। अगर उनमें भी जान है, उन्हीं की वजह से हम शांति से सो रहे हैं। Absolutely. तो ये जो हो रहा है कि जब मर्जी आए और मार के, तो हमें जो लगा कि सरहद जो हमारी सीमा जो है उसको इतना चौकस होना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए कि एक पक्षी भी वहां से पर ना मार सके। बिल्कुल। साइंस की बहुत सारी चीजें, धरती के कोई नीचे से जाएगा तो साइंस के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि ऊपर से आप बता सकते हैं नीचे वाइब्रेट हो रहा है, नीचे ये हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजें हमें फिट करनी चाहिए और किसी को आने नहीं देना चाहिए। आ गया तो फिर वो वहां तक ना पहुंचे कि ऐसा कुछ कर पाए कि सोतों के ऊपर हमला हो गया, और वो भी आर्मी हेडक्वार्टर में। क्या बात। फिर घरों में कैसे कोई सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सही, सोचने वाली बात ही है। सही बात। तो यहाँ ये जो खामियां हैं इनको हमारी सरकार दूर कर दे तो हमें नहीं लगता आइंदा से कोई ऐसा दुस्साहस तो नहीं कह सकते, कायरतापूर्ण कार्यवाही कोई कर पाएगा। राइट। लेकिन आपकी नज़र में क्या 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 होना चाहिए? हमारी नज़र में यही अभी न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे हैं कि हर तरीके की इनफैक्ट चीज़ें आ रही हैं कि ये कर दो वो कर दो, और जो भी इनफैक्ट आज के टाइम पे मतलब न्यूज़ चैनल में जो हैं वो जंगें ज़्यादा हो रही हैं सरहद से ज़्यादा। सही है आपकी बात। तो क्या आपकी राय है कि दैट सेंसिबल एक वो क्या होगा कि दैट उसमें एक प्रॉपर मैसेज भी जाए और कुछ एक्शन भी नज़र आए? हमें लगता है कि हमें ये सारे प्रूफ पूरी दुनिया के सामने एक प्रूफ के तौर पे रख के ऐसे देश को आतंकवादी देश घोषित करवाना चाहिए। जुबानी कुछ नहीं होता। लोग कह देते हाँ जी बाकी अड्डा है, ये है, वो यूएसए ने कह दिया, फलां देश ने कह दिया, बात नहीं बनती क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। अगर वो भुक्तभोगी हो तो वो करते हैं ये सब, तो हम क्यों नहीं? दूसरी बात, हमारी सीमा जो है वो इतनी चौकस हो, इतना वहां मुस्तैदी हो कि कोई पक्षी भी पर ना मार सके, तो फिर कैसे कोई ऐसा कुछ कर पाएगा? और तीसरा कि हमें बातचीत के द्वारा जितना भी हमने प्रयास किया वो सब दुनिया के सामने है, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर रहा है कि हम पहले शांति बहुत प्यार से काम लेते हैं,
पर कोई इसे कमजोरी ना समझे, इसके लिए हमें हर तैयारी रखनी चाहिए, और वो तैयारी हम अपने देश के अंदर करते हैं तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह की सीमा रेखा पे तैयारियां होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे दिखाने से डर ज्यादा होता है, लग गया तो लग गया, तो वो दिखाने वाला काम अगर हो जाए अभी से तो हमें लगता नहीं कुछ करना पड़ेगा, चौकसी हो जाए, वहां से कोई आ ही ना पाए। राइट। और एक पूरी दुनिया को ये साबित करवाना चाहिए कि भाई ये आतंकवादी देश है, ताकि उनकी जरूरतें वो खत्म कर दी जाएं। जो देश उनको कर्जा दे रहे हैं, जो देश उनको साजो सामान दे रहे हैं, वो उस पर 100% पाबंदी हो जाए तो देश वाले वो खुद सोचेंगे कि हमारे नागरिक उधर जाए ना और ऐसे बने ही ना। सही बात। तो ये पॉसिबिलिटी हमें लगती है। बाकी तो इसके बारे में समीक्षा जैसे आपने बोला, पता नहीं कितने लोग कर रहे हो। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुरुजी फाइनली अगर आप अपने फिल्म में से कोई गाना आप हमको प्लीज सुनाना चाहें तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। अभी हमने एक गाना लॉन्च किया, इसमें 2 ही सॉन्ग हैं। जी जी। ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, चारों तरफ और जिलमिल, इज्जत का रखवाला, शेर दिल शेर दिल शेर दिल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग।